हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे। दोस्तों, ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, ये कहानी दो नरभक्षी बहनों की है। और ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 की है, जब रशिया के लेनिनग्राड शहर की घेराबंदी की गई थी। तब उस समय एक खौफनाक घटना घटी थी। आज लेनिनग्राड शहर को सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रशिया में है। तो दोस्तों, चलिए कहानी सुनते हैं, ठीक है। मेरे दादाजी रशिया से थे। उनका जन्म रशिया के लेनिनग्राड शहर में हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 के समय वो उस जगह पर रहते थे। जब हम बच्चे थे तब वह हमें अपने बचपन के बारे में कई कहानियाँ बताते थे। उनकी एक ऐसी कहानी थी जिसने मुझे सच में डरा दिया था। उन्होंने ये कहानी सिर्फ एक बार बताई और फिर इसके बारे में बात करने से बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन उन्होंने कसम खाकर कहा था कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 के समय सितंबर महीने में जर्मन सेना ने लेनिनग्राड शहर को घेर लिया था और सभी सड़कों को बंद कर दिया था। कोई भी अंदर या बाहर नहीं निकल सकता था। वे इसे लेनिनग्राड की घेराबंदी कहते थे। ये इतिहास की सबसे लंबे समय तक रहने वाली और सबसे विनाशकारी घेराबंदी में से एक थी। हिटलर ने शहर को सीज करने का निश्चय कर लिया था और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि इससे कितनी इमारतें नष्ट हो जाएंगी और कितने मासूम लोग मारे जाएंगे। दरअसल उसकी योजना सभी सप्लाईज को काटकर पूरी आबादी को मौत के घाट उतारने की थी। इसके एक साल के बाद लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे और सड़कें सड़ी हुई लाशों से बिल्कुल भर चुकी थी। लेनिनग्राड की घेराबंदी के समय मेरे दादाजी सिर्फ 6 साल के थे। वो अपनी माँ और अपनी 2 बड़ी बहनों के साथ शहर के बीच में पास ही एक अपार्टमेंट में रहते थे। उन्होंने कहा कि शुरुआत में तो ये सब इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे खाना ख़त्म होने लगा तब हर गुज़रते दिन के साथ जीना मुश्किल होने लगा। बड़ी मुश्किल से खाने के लिए कुछ मिलता था। कुछ दिन तो वो ब्रेड की सूखी पपड़ी खाने के जुगाड़ में भी सफल हो गए, पर बाकी दिन उन्हें भूखा रहना पड़ा। शहर में हालात बद से बदतर हो गए थे। लोगों ने पालतू और आवारा जानवरों को खाना शुरू कर दिया था। वो लोग आवारा कुत्ते, बिल्लियाँ, चूहों और बाकी के जानवरों को पकड़कर खाने लगे। जब जानवर नहीं बचे तो फिर लोगों ने एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिया। हालात बहुत ही ख़राब थे। बिल्डिंग की पहली मंजिल पर जहाँ मेरे दादाजी रह रहे थे, वहाँ 4 अपार्टमेंट थे। इन सभी अपार्टमेंट में लोग रह रहे थे। मेरे दादाजी और उनका परिवार पहले अपार्टमेंट में रहता था। दूसरे में एक महिला और उसके 2 बच्चे रहते थे। तीसरे में एक शख्स और उसकी पत्नी रहती थी और 2 मिडिल एज की बहनें जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, वे चौथे नंबर के एक अपार्टमेंट में साथ में रहती थी। एक रात मेरे दादाजी बिस्तर पर लेटे थे। उस समय वो जाग रहे थे। भूख के कारण उनको नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक उन्होंने एक भयानक चीख सुनी और उन्होंने किसी को मदद के लिए पुकारते हुए सुना। इन सब से उनका पूरा परिवार जाग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे आवाज़ ऊपर के अपार्टमेंट में से किस आ रही थी। उनकी माँ यानी कि मेरी परदादी, जिनका नाम ज़नाइडा था और वो बहुत ही बहादुर औरत थी, उन्होंने ऊपर जाकर देखने का निश्चय किया कि आखिर क्या हो रहा है, ये आवाज़ क्यों आ रही है। उन्होंने उनको सख्त हिदायत दी कि वे दरवाज़ा बंद कर लें और उसे किसी के लिए ना खोलें जब तक कि मैं नहीं आ जाती। वो उन्हें छोड़कर ऊपर देखने चली गई और उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा उनसे करने को कहा गया था। दादाजी और उनकी बहनों ने दरवाज़े को अंदर से बंद कर लिया। गलियारे में खड़े होकर उनकी माँ ने देखा कि दूसरी मंजिल के अपार्टमेंट का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जिसमें वो महिला और उसके 2 बच्चे रहते थे।
ज़नाइडा दरवाजे के पास धीरे से चली गई और सावधानी से अंदर की ओर झांकने लगी, पर वहाँ जो उन्होंने देखा वो उन्हें ज़िंदगी भर डराने के लिए काफ़ी था। डर के मारे वे अपने अपार्टमेंट में वापस भागकर आ गई और अपने बच्चों से विनती करने लगी कि वो जल्दी से दरवाज़ा खोल दें। जब मेरे दादाजी और उनकी बहनों ने दरवाज़ा खोला तो उनकी माँ तेज़ी से अंदर आई और उन्होंने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। वे तेज़ी से सांसें ले रही थी और उनका चेहरा पूरा पीला पड़ गया था। उन्होंने उनसे कहा कि जल्दी से इस दरवाज़े के सामने किसी मज़बूत चीज़ को रखने में मेरी मदद करो, तभी मैं बता पाऊँगी कि मैंने क्या देखा था। सबने मिलकर के दरवाजे के सामने मजबूती से एक सोफ़े को लगा दिया था। तब ज़नाइडा ने बताया कि फ़र्श पर खून ही खून था और उस पर एक कटा हुआ हाथ पड़ा था। उन्होंने कहा वहाँ पर खून की एक गंदी बदबू थी और उस अपार्टमेंट के एक अंधेरे कोने से मैंने अजीब सी चबाने की आवाज़ सुनी। ये सुनते ही उनकी बड़ी बहन काफ़ी परेशान हो गई। मेरे दादाजी जो इतना डर गए कि वो अपने कमरे के बेड के नीचे जाकर के छिप गए। अगले दिन जब उनकी माँ बाहर कॉरिडोर में देखने गई तो उन्होंने देखा कि उस अपार्टमेंट का दरवाज़ा काफ़ी मजबूती से बंद था। सब तरफ एक मौत की जैसी खामोशी थी। कई हफ्तों के बाद शहर की हालात में थोड़ा सुधार हुआ। रशियन आर्मी ने एक छोटा सा रास्ता बना दिया जिससे कि सप्लाई को पहुंचाया जा सके, ताकि थोड़ा बहुत खाना उस रास्ते से लोगों तक पहुंच सके। मेरे दादाजी के परिवार में से कोई भी भूख से नहीं मरा, लेकिन वो सभी लोग काफ़ी कमज़ोर और पतले हो गए थे। एक सुबह उनकी माँ ने जितने पैसे थे सभी इकट्ठा किए और वे खाने की तलाश में बाहर निकल गईं। जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि तीसरे अपार्टमेंट का दरवाज़ा लगभग टूटा हुआ था। इस अपार्टमेंट में एक आदमी और उसकी एक पत्नी रहती थी। वहाँ जो कुछ भी था उसका अंदाज़ा लगाते हुए ज़नाइडा ने दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। कम रोशनी में उसने देखा कि फर्श पर 2 सड़ी गली लाशें पड़ी थीं, जिनके शरीर का अधिकांश मांस उनकी हड्डियों से किसी ने निचोड़ लिया था। ये देखकर उनका मन उल्टी करने को हुआ, पर वो अपने अपार्टमेंट में लौट आईं। अपने बच्चों को इस भयानक खबर के बारे में बताने के बाद उन्होंने एक बार फिर दरवाजे को अच्छे से बंद कर लिया। हालांकि वो लंबे समय तक इस तरह नहीं रह सकते थे। जल्द ही उनके बची खुची फूड सप्लाईज भी ख़त्म हो गई थी। या तो उन्हें खाने की जुगाड़ करना होगा या फिर उन्हें भूख से मरना होगा। ज़नाइडा ने ताकत जुटाई और वो अपार्टमेंट छोड़ने के लिए उठी। वो कॉरिडोर में थोड़ा ही चली थी कि तभी उन्होंने देखा कि जो 4th अपार्टमेंट था उसका दरवाज़ा खुलता है। उसमें से 2 अधेड़ उम्र की बहनें रह रही थी और तभी उनमें से एक बहन बाहर आती है। वो औरत असामान्य रूप से काफ़ी स्वस्थ लग रही थी। शहर के सभी लोग भूख के कारण बहुत पतले और कमज़ोर थे, लेकिन ये औरत स्वस्थ और यहाँ तक कि थोड़ी मोटी भी लग रही थी। वो औरत मुस्कुराई और उसने कहा हेलो। इसके बाद वो ज़नाइडा की ओर आने लगी। उस औरत का व्यवहार उसे थोड़ा संदेहजनक लगा और उसने धीरे धीरे पीछे की ओर जाना शुरू कर दिया। उस औरत के कंधे की ओर देखने पर उसे दूसरी बहन भी दिखाई दी, जो काफ़ी क्रीपी तरीके से उसकी ओर देखे जा रही थी। ज़नाइडा ने देखा कि उस दूसरी औरत के हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी भी है। ये देखकर ज़नाइडा ज़ोर से चिल्लाई। वो उस कॉरिडोर में फंस गई थी और वो वहाँ से कहीं भाग भी नहीं सकती थी। दोनों बहनों ने उनके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। उन्हें अपना अंत नज़र आ रहा था। मेरे दादाजी की बड़ी बहन ने ये सब देखा। उसी समय रशियन आर्मी का एक ग्रुप उस जगह से गुजर रहा था। सभी बच्चों ने खिड़की खोलकर उन्हें बुलाया। उन्होंने कहा कि हमें मदद चाहिए। वो सैनिक
ये सुनकर जल्दी ही अंदर आ गए। जब वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि 2 मोटी औरतें एक दुबली पतली औरत को एक कमरे में ले जा रही थीं। सैनिकों ने अपने राइफल्स को उन पर निशाना लगाते हुए उनसे अपने हाथ ऊपर करने को कहा। उन दोनों बहनों में से एक बहन ने कुल्हाड़ी का निशाना उन सैनिकों की तरफ किया और वो उन्हें मारने के लिए आगे आने लगी कि तभी एक सैनिक ने उसके सिर के बीचों बीच में गोली मार दी। वो वहीं मरकर गिर गई। सैनिकों ने दूसरी दोनों औरतों को फर्श पर लेटने का ऑर्डर दिया और उनसे पूछताछ करने लगी। ज़नाइडा फुट फुट कर रोने लगी और उन्होंने बताया कि दोनों बहनें नरभक्षी बन गई थी। उन्होंने 2 अपार्टमेंट के लोगों को मारकर खा लिया है और वो हमें भी मारकर खाना चाहती थी। जब सैनिकों ने उन 2 अपार्टमेंट्स की जांच की तो उन्हें वहाँ पर आधी खाई गई लाशें मिली। इससे उन्हें ज़नाइडा की बातों पर विश्वास हो गया। इस तरह से सैनिकों ने मेरे परदादी और उनके परिवार की जान बचाई थी। उन सैनिकों ने उस दूसरी बहन को ज़मीन पर घुटनों के बल बैठने का आदेश दिया और उसके सिर के पिछले हिस्से पर भी गोली मार दी। उस समय इंसानी मांस खाने की सज़ा मौत होती थी। 1 साल के बाद रशिया की सेना ने जर्मनों को पीछे ढकेलने में कामयाबी हासिल कर ली और लेनिनग्राड की घेराबंदी ख़त्म हो गई। इस लड़ाई के चक्कर में लगभग 1.5 करोड़ से भी अधिक लोग मारे गए थे और लगभग इतने ही संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। किसी तरह से मेरे दादाजी और उनके परिवार ने खुद को बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक सच्ची कहानी, एक ऐसी कहानी जहाँ पर 2 बहनें बाद में नरभक्षी बन जाती हैं। आइए सुनते हैं इस वीडियो की दूसरी और आखिरी कहानी। दोस्तों, अगर किसी घर में सालों से कोई इंसान नहीं रह रहा हो तो ऐसे घर को तो प्रेत बाधित घर माना जाता है, क्योंकि इस घर में ऐसा कोई वाक़या हुआ होगा जिसकी वजह से उस घर में कोई बस नहीं सका होगा। आज हम आपको एक ऐसे ही विश्व के मशहूर प्रेत बाधित घरों में से एक घर से रूबरू करवाते हैं, जहां इंसान की जाने की हिम्मत नहीं होती और उस घर में आत्माओं ने अपना कब्ज़ा कर रखा है। कौन सा है ये घर, कहाँ है ऐसा घर, आपकी इन्हीं सब सवालों का जवाब हम आपको देते हैं। इस घर का नाम वेल्स हाउस है और ये अमेरिका में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस घर को थॉमस वेल्स ने 1875 में बनवाया था और अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ इस वीराने में रहने के लिए आ गए थे। इस घर में आने के कुछ समय बाद ही उसके छोटे बेटे की बुखार की वजह से मौत हो गई। कुछ दिनों के बाद इनके 2 लड़कियों का जन्म हुआ। थोड़े दिनों में उसकी पत्नी की भी बीमारी से मौत हो गई। उसके बाद थॉमस के सबसे बड़े बेटे ने एक लड़की से शादी की और फिर उससे उसका तलाक हो गया। इस सदमे से उसने भी आत्महत्या कर ली। इस तरह से एक एक करते करते 1960 तक थॉमस के मौत के साथ पूरा परिवार ख़त्म हो गया। ऐसा माना जाता है कि इस मकान को बनाते समय एक मज़दूर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी और उसी मज़दूर की आत्मा यहाँ घूमती रहती है। वेल्स परिवार को इस बात का पता था, फिर भी वो लोग यहाँ पर रहने आए और मौत के काल में समा गए। अब उनके परिवार की आत्माएं इस घर में रहती हैं। इस कारण अब तक इस घर में कोई नहीं रह सका है। इस घर के बारे में गहन अध्ययन करने के लिए घोस्ट हंटर की एक टीम यहाँ आई थी। वो जब रात को 12 बजे के बाद जब इस घर में आए तो उन्हें इस घर में किसी के आभास और स्पर्श को महसूस किया। उन्हें बालों से ढके चेहरे दिखाई दिए जो एकदम गायब हो जाते थे। शीशों पर एकदम ताज़ा खून के धब्बे दिखाई दिए और भी ऐसे कई तथ्य थे जिनसे इस घर को प्रेत बाधित मानना पड़ा। बाद में अमेरिकन सरकार ने इस घर को म्यूज़ियम में बदल दिया और यहाँ आने वाले लोगों को रूहों की मौजूदगी का एहसास करवाया। ऐसे कई घर आपको पूरे वर्ल्ड में मिल जाएंगे जो आज भी सालों से बंद पड़े हैं और उनके पीछे छुपी है एक कहानी। तो दोस्तों, आप भी कोई ऐसे प्रेत बाधित घर के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें
अपने फैमिली फ्रेंड्स में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर या मेरे ईमेल आईडी पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।